मैं सोच रही थी कि क्या गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं, और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे, खास तौर पे जब इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व लेड भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हो। एक ऐसा संगठन जहां पर कार्यकर्ता पहले है और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है। और वो जो शक्ति संगठन की है, वो जो शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की है, उनके सामने ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है। और ये घुटना टेक राजनीति, जिसका जीरो सम वाली राजनीति है, वो सबके सामने है। मैं और सोच रही थी कि किताबों की बात छोड़ दीजिए, किताबों के पन्ने पलटते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग राजनीति के चक्कर में सिर पे खड़े होकर पांव ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, और ये दिखाई दे रहा है। मतलब वो शीर्षासन दिख रहा है, और वो शीर्षासन दिख रहा है क्योंकि पांव पे चलने की और खड़े होने की औकात खत्म हो गई है, वो शक्ति खत्म हो चुकी है। और वो जो अशक्त पार्टियां हैं, वो किसी तरीके से अपने आप को शक्ति प्रदान करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। मैं आपको इतिहास के पन्नों से कुछ चीज बताना चाहती हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2013। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2013 का वो सबब जिस समय पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है, और इस भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और केजरीवाल ने ये तक इंटरव्यू में कहा था कि एक दो मंत्रियों को छोड़ दो, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, और लिस्ट तक जारी की थी। और मुझे लगता है कि वो लिस्ट आज पढ़ना जरूरी है। उस लिस्ट में शामिल थे कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट में सबसे पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे उस समय राहुल गांधी, यूनियन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, जी.के. वासन, सलमान खुर्शीद, कमलनाथ, श्री प्रकाश जायसवाल, फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के चीफ, और शरद पवार। फनी जो है वो ये बात है कि आज 10 साल बाद इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। हम तो उस समय भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और आज भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के आंदोलन को जिसको भाजपा ने शुरू किया, और असलियत में झाड़ू को थामने वाला हाथ पहले भी कांग्रेस का था और आज भी कांग्रेस का है। उसी हाथ ने इस झाड़ू को संभाल रखा था। उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूं कि कपिल सिब्बल खुद कानून मंत्री थे, जिस समय पर उस समय के कानून के मुताबिक झाड़ू का सिंबल एक नई पार्टी को, जिसने अपना बहुमत प्रूव ना किया हो, मिल नहीं सकता था। और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं। अगर आपको याद हो कि एक बार भारतीय जनता पार्टी से उमा भारती जी अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी, तो उनको हर सीट के ऊपर अलग अलग निशान पे लड़ना पड़ा था। उगता सूरज वो मांग रही थी, वो उगता सूरज उनको दिया नहीं गया था क्योंकि इलेक्शन नियमों के अनुसार ये संभव ही नहीं था। लेकिन एक पार्टी झाड़ू, उसको आते ही मिल गया बिना कांग्रेस के चलते। ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो कांग्रेस ने ही इस पार्टी को खड़ा किया था, और इस झाड़ू को जो थामने वाला हाथ था वही हाथ था। और भ्रष्टाचार में भी ये दोनों पार्टियां एक ही हैं, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। और उस समय छीण भीण करना चाहते थे ये शीला दीक्षित की जो राजनीति थी, और इस पार्टी को खड़ा किया गया ताकि किसी तरीके से, गिरगिट का उदाहरण कई बार इनके ऊपर चलता है। तो 2013 के बाद मैं आपको लाना चाहती हूँ 2019 के इतिहास पे। 2019 के इतिहास में इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, और उस बच्चों की कसम में कहा था कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। तो जो बात मैंने पहले कही थी, किताबों की बात छोड़ो, लोग
पन्नों की तरह पलट जाते हैं और अपनी बातों से पलटने वाले जनता के मन और दिमाग से उतर जाते हैं। तो आज ये लोग जनता के मन और दिमाग से उतरे हुए लोग हैं, किसी तरीके से अपना राजनीतिक क्षेत्रफल ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्रफल में जनता जो है वो ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करती। और इसके कई उदाहरण हैं हमारे सामने। इसका सबसे पहला उदाहरण है, कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी बंगाल के अंदर सीपीआई के साथ गठबंधन किया और पश्चिमी बंगाल में ये लोग साथ थे और केरल में एक दूसरे के खिलाफ थे। नतीजा आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो हारे हुए थके हुए लोग हैं उनके बहुत सारे और नमूने मिलते हैं। सबसे बड़ा नमूना उत्तर प्रदेश में मिलता है, और उत्तर प्रदेश में मिलता है कि बुआ भतीजा साथ हो लिए और बाकी लोग भी साथ हो लिए। दिल्ली के अंदर जो 7 की पार्टी थी वो 3 पे उतर गई, 3 पे संभल गई, और उत्तर प्रदेश में 17 से गुजारा चल रहा है। तो और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उसमें भी पता चला कि इस गठबंधन के बाद भी जो लड़के लड़के इकट्ठे हो गए थे उसका नतीजा क्या हुआ और बुआ भतीजे का नतीजा क्या हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा पेश करना चाहती हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में अकेले भाजपा को 56.86% यानी तकरीबन 57% का वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को 22.51 और आम आदमी पार्टी को 18.11। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि राजनीति जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो गणित नहीं है, वो केमिस्ट्री है। और साथ लोगों का तब मिलता है जब आपने लोगों के बीच काम किया हो। और वो जो केमिस्ट्री है भ्रष्टाचारियों की, वो अलग केमिस्ट्री होती है, और सेवादारों की केमिस्ट्री अलग होती है। तो सेवादारों के आगे भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री तो चलने नहीं वाली, और भ्रष्टाचारी जो शक्तियां हैं वो भ्रष्टाचारियों के साथ ही रहेंगी, ऐसा भी हम मानते हैं। और जो आपको 2013 से 19 तक का इतिहास है उसके माध्यम से भी मैंने आपको बताया है। और अगर आप दूसरा मत प्रतिशत देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में इतना मिला था, मतलब यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर मिला भी दिया जाए तो 40.62 का हिस्सा उनका आता है। गुजरात की अगर हम बात कर लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को गुजरात में 62.21% वोट मिले थे, 62% से ऊपर। 2019 में भाजपा को हरियाणा में 58.02% वोट मिले थे, और गोवा में भाजपा को 51.19% वोट मिले थे, और चंडीगढ़ में भी भाजपा को 50.64% वोट मिले थे। तो मैथमेटिक्स भी फेल कर रहा है, केमिस्ट्री तो फेल है ही, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2024 सीटों में भाजपा को 2019 के चुनाव में 50% से अधिक वोट मिले हैं। तो और इस बार जो काम हुआ है 5 साल में, तो ये मत प्रतिशत बढ़ने ही वाला है। और आपको पता चलेगा देखते देखते कि इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है। दोनों पार्टियां जानती है कि चुनाव हार रही हैं, तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, इसलिए ये गठबंधन किया है कि भैया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए। एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए ये गठबंधन की घोषणा। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं गठबंधन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए कि भाई गठबंधन होता तो कुछ फायदा मिल लेता। तो आज जनता के सामने, जनता के दरबार में हम भी जाएंगे और बताएंगे कि काम करने वाले सेवादारों की जरूरत है या भ्रष्टाचारियों की जरूरत है, जो यहां तक कि सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, अपना ईमान धर्म भी पलटते हैं और लगातार पलटते हैं। चाहे वो राम मंदिर का जिक्र हो, चाहे बच्चों की सौगंध की बात हो, चाहे शीश महल हो, लगातार अपना ईमान धर्म पलटने का काम इन्होंने किया है। और ऐसा शराब का नशा ऐसा है कि केजरीवाल जी को नहीं छोड़ेगा, और उसी शराब के नशे में कि नशा कई घर उजाड़ देता है।
तो जो आम आदमी पार्टी का शीश महल है और शराब का नशा है, उसने आम आदमी पार्टी का घर तो उजाड़ ही दिया है। और जो सिमटना है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये असंवैधानिक ताकतें सिमट जाएंगी। आज मैं एक और विषय पर, जो दूसरा विषय, उस पर थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि पूरे देश की जो जनता है, आप भली भांति जानते हैं कि संदेश खाली के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे वहां की जनता और खासतौर पे महिलाएं जो हैं वो बहुत अधिक मातृशक्ति गुस्से में है और आक्रोश है। और उस आक्रोश का कारण यही है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते लगातार महिला उत्पीड़न, विमेन ट्रैफिकिंग, खासतौर पे महिला और बच्चों का जिस तरीके से शोषण वहां पर हो रहा है, ऐसे में जो लगातार इस तरीके की अव्यवस्था बना रखी है, उसी के चलते भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन जी ने आज एक कॉलेज स्क्वायर से कैंडल मार्च का भी जो है वो निकाली है। और पीछे मकसद एक ही है कि पुलिस का कर्तव्य है कि जो उत्पीड़ित है उसके साथ खड़ी हो और जो उत्पीड़न करने वाला है उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, वो संदेश खाली में जाके बैठे हैं और वहां पर उत्पीड़न उन्हीं लोगों पर हो रहा है जो कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको उठा लिया गया है। कुछ माताएं बहनें जो वहां बैठी हैं, लगातार उनके ऊपर केस पे केस बनाए जा रहे हैं। लेकिन शाहजहां, जो कि ममता बनर्जी जी के शासन काल का शाहजहां है, वो बादशाह शाहजहां तो वहीं कहीं कहां घूम रहा है किसी को पता नहीं है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल ना होकर पता नहीं कौन सी उसकी बपौती है कि वो अपने तरीके से वहां पर शासन को लताड़ सकता है और चल सकता है। 700 से अधिक महिलाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है और एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न नहीं होता। पिछले 24 घंटे के अंदर एक नाबालिग जनजातीय बच्ची के साथ और एक 27 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हुआ है और ये बच्ची 9वीं कक्षा की छात्रा थी और हत्या की घटना भी हुई है। आप मुझे बताइए कि किसी भी राज्य में जहां पर ममता नाम की मुख्यमंत्री हूं और उनकी ममता शाहजहां और बादशाह जैसे लोगों के प्रति हो, लेकिन जो उत्पीड़ित बालक बालिकाएं और माताएं बहनें हैं उनके प्रति उनकी ममता ना उमड़े, तो ऐसे शासन का क्या ही कहें और क्या होना चाहिए। तो आज आप सबके माध्यम से हम लोग भी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि जहां ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री बंगाल की बेटियों के साथ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सब माताओं, बहनें, बच्चियों के साथ है जिनके साथ लगातार पीड़न की व्यवस्था पश्चिम बंगाल की सरकार ने खड़ी कर रखी है। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगी।